सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट का एक हमने वीडियो उसको रिकॉर्ड कर दिया। उसमें हमने क्या बताया है, आपके फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया है कि आखिर हमारे मूल अधिकार यानी जो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, यानी एक लोकतांत्रिक देश के लिए आपका ये फंडामेंटल राइट जरूरी क्यों होता है। और हमने आपको बताया था कि इस हमारे मौलिक अधिकार के उद्देश्य क्या है, और हमने आपको बताया था कि हमारे मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषता को हमने बताया था। और फिर हमने आपको आर्टिकल 12 टू 35 तक हमने बताया था कि हमें फंडामेंटल राइट को पढ़ना है। लेकिन हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 और 13 हमारे संविधान में मतलब उसके बारे में क्या प्रोविजन किया गया है। और फिर हमने आपका पहला फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था जिसमें क्या था, समानता का अधिकार। जिसे हमने किस आर्टिकल में पढ़ना था, आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को पढ़ना था। जिसमें हमने थोड़ा सा आपको बता भी दिया था, बहुत अच्छे से बताया था कि आर्टिकल 14 उसमें क्या क्या बातें बोली गई है। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कि आखिर हमारे आर्टिकल 14 के क्या क्या अपवाद है, क्या क्या एक्सेप्शन है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपको हमने आर्टिकल 14 में बताया क्या था कि विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि हमारे कानून के सामने सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कानून के सामने तो सभी बराबर होंगे, लेकिन क्या होता है कि कुछ हमारे इसके अपवाद भी पाए जाते हैं। तो उसी अपवाद को हमें क्या देखना है, आज देखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल 14 का अपवाद। आर्टिकल 14 का अपवाद। ठीक है, तो इस अपवाद को यानी एक्सेप्शन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारे आर्टिकल 14 में कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो देखिए आपका पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, यानी आर्टिकल 361 यानी 361 देखेंगे हम लोग, जिसमें हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कुछ क्या किया गया है, एक्सेप्शन को दिया गया है। तो आपका पहला मतलब बात इसमें क्या बोला गया है कि हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान वो किसी भी किए गए कार्य यानी कोई भी वो कार्य करते हैं या कोई भी वो निर्णय लेते हैं, तो उसके लिए वह क्या होंगे, न्यायालय, हमारा जो भारत में न्यायालय है उसके लिए वह क्या होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। यानी हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या हमारे जो गवर्नर है, गवर्नर, वो कुछ भी निर्णय लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, तो उसके लिए उन्हें न्यायालय में जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा कि हाँ हमने ये कार्य क्यों किया। ठीक है, तो इसमें से आपका तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया, यानी अपवाद हो गया कि यहाँ पे हमने तो पहले बात क्या किया था कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये होगा वो हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको पहला एक्सेप्शन दिख गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्यवाही या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति हमारे देश के किसी भी न्यायालय में क्या होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। तो पहला आपका एक्सेप्शन ये हो गया। फिर हमारा सेकंड एक्सेप्शन क्या कहता है, यानी अपवाद क्या कहता है कि हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या होगा कि उन पर किसी भी तरह का हमारा दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने कुर्सी पर बैठे हैं उन पर क्या होगा, किसी भी तरह का दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और किसी भी तरह का गिरफ्तारी या करवास हमारे न्यायालय में प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ क्या हो रहा है, अपवाद देखने को मिल रहा है कि हमने तो बोला था कि कानून के सामने सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या किया गया है, कुछ बातों को विशेष रखा गया है कि हमारे चूंकि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं हमारे नेशन के हेड होते हैं, हेड ऑफ नेशन होते हैं, तो इसलिए उनके बारे में कुछ कुछ बातें मतलब इसका अपवाद बना दिए गए। ठीक है, तो हमने आपको पहला क्या बताया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी की गई कार्य या किसी भी लिए गए निर्णय के प्रति वो देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। और हमने आपको दूसरा क्या बताया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान उन पर किसी भी तरह का दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडकारी या गिरफ्तारी करवास किसी भी न्यायालय से प्रारंभ नहीं किया जाएगा। फिर आपका तीसरा क्या कहता है
कि हमारे संसद और विधानमंडल में जो हमारे सदस्य बैठते हैं, तो संसद और विधानमंडल के सदस्य अपने जब अपना वो मत देते हैं या मतलब कोई विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उनके द्वारा दी गई मत को हम किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक अपवाद हो जाता है कि हमारे संसद या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा दी गई मत या दिए गए सलाह को हम लोग किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ है आपके आर्टिकल 14 का अपवाद। तो हमारा इस तरह क्या होता है, आपका आर्टिकल 14 समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने आर्टिकल 15 को स्टार्ट करते हैं। यानी हमने क्या बताया था कि समानता के अधिकार को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 14 से लेके हम लोग 18 तक आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे किस चीज की बात की जाएगी, तो 14 से लेके 18 तक केवल आपको समानता की बात की जाएगी, इक्वालिटी की बात की जाएगी। तो हमने 14 तो देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, 15 देखते हैं। तो आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद मतलब क्या होता है, ये भेदभाव नहीं करना, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे आर्टिकल 15 में क्या बातें बोली गई है। तो देखिए आपका आर्टिकल 15 मतलब आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि आर्टिकल 15 यह व्यवस्था करता है कि राज्य नागरिकों के साथ केवल, यहाँ पे क्या करना है, केवल शब्द को क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें बोला क्या गया है कि हमारा जो कि यह व्यवस्था करता है कि हमारा जो राज्य है वो नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगा, उनके साथ विभेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। तो आपसे कहा क्या गया है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा राज्य है, हमने आर्टिकल 12 में आपको राज्य का डेफिनेशन बता दिया है, हमारा स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है अभी भी बता दे रहे हैं कि राज्य का मतलब यूपी बिहार नहीं सोचना है। राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, संसद आएगा, विधानमंडल आएगा, पंचायत आएगा, म्युनिसिपैलिटीज आएगा, और ऐसी कोई भी निजी संस्था जो कि हमारे सरकार के साथ मिलकर काम करती है, वह सभी क्या होंगे, हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आपसे बोला क्या गया है, क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 15(1) यह व्यवस्था करता है कि राज्य नागरिकों के साथ केवल हमारे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी। यानी आपके साथ यह भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आपका जन्म जो है गांव में हुआ है तो आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और किसी का जन्म शहर में हुआ है तो आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। यानी जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और फिर क्या कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो आप उसके साथ धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जैसे महिला पुरुष, इन सब के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। फिर हमने आपके आर्टिकल 15(1) में यह व्यवस्था किया गया है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि आपके आर्टिकल 15(2) में क्या व्यवस्था किया गया है। तो देखिए अब हमारे आर्टिकल 15(1) में तो हमारे राज्यों को कहा गया है कि राज्यों को ऐसा नहीं करना है नागरिकों के साथ में। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 15(2) है वह क्या करता है कि इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जो हमारे नागरिक हैं, यानी जो हमारे देश के क्या है, सिटीजन है, नागरिक है, वह क्या करेंगे, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या करेंगे, जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे आपका सिनेमा हॉल हो गया, दुकान हो गया, सिनेमा हॉल, दुकान हो गया, पार्क हो गया, तो वहां पर आपको क्या करना है, यानी जो नागरिक है उसको दूसरे नागरिक के साथ विभेद नहीं करना है कि हम क्या है, हम यहाँ पे मतलब आप क्या करोगे, शहर में जाओगे तो वहां पे शहर के लोग बोलेंगे कि नहीं आप गांव से आए हो तो आप इस पार्क में नहीं टहल सकते, ऐसा नहीं करना है। तो वही आपके आर्टिकल 15(1) में क्या बोला गया है, यहाँ पर राज्य को बोला गया है कि राज्य क्या करेगी, इन 5 आधारों पर क्या करेगी, नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगी। लेकिन आपके आर्टिकल 15(2) में क्या व्यवस्था किया गया है कि इसमें नागरिक को ही बोल दिया गया है कि जो हमारे नागरिक होंगे वह हमारे देश के नागरिकों के साथ क्या करेंगे, इन 5 आधारों पर क्या करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। तो आपको आर्टिकल 15(1) समझ में आ गया कि जो हमारा आर्टिकल 15(1) है वह क्या कहता है, राज्यों को क्या करता है, चेतावनी देता है कि देखो राज्य तुमको क्या करना है,
जो हमारे राज्य है उनको क्या करना है कि नागरिकों के साथ इन 5 आधारों पर यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लीग एवं जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं करोगे। तो हमने राज्य को तो बोल दिया, लेकिन हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, लोग दूसरे लोग से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि हाँ तुम इस जाति को हो तो हम तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। तो वही फिर हमारे आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया है कि इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जो हमारे नागरिक है यानी हमारे और आप जैसे जो नागरिक है वह क्या करेंगे कि हमारे धर्म, मूलवंश, जाति, लीग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। यानी हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई आ गया गांव से या कोई दूसरे जाति का हो गया, कोई दूसरे जाति से आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो आपके आर्टिकल 15(1) समझ में आ गया, आर्टिकल 15(2) आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका आर्टिकल 15 है यानी आर्टिकल 15 है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। हम लोग जितने भी आर्टिकल यानी राइट टू इक्वालिटी देखेंगे, समानता का अधिकार देखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको अपवाद, एक्सेप्शन पढ़ना ही है। तो हमने आपको आर्टिकल 15 क्या कर दिया, पढ़ा दिया। अब हमें क्या देखना है, आर्टिकल 15 के 3 अपवाद है यानी इसमें 3 एक्सेप्शन है, उसको देख लेते हैं कि आखिर जो राज्य है वो कहां पर भेदभाव कर सकता है। हमने तो बोला कि राज्य और नागरिक भेदभाव नहीं करेंगे इन 5 आधारों पर, लेकिन हमने आपको केवल शब्द वहीं पर बता दिया था कि केवल का मतलब क्या होता है कि अन्य आधारों पर आपका विभेद किया जा सकता है यानी भेदभाव किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 के 3 अपवाद है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपके आर्टिकल 15 के 3 अपवाद है। तो आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, क्या कहता है, अच्छे से ध्यान से देखना है। क्या कहता है कि 15(3) क्या है भाई, पढ़ लो, एम लक्ष्मीकांत बुक में ऐसे ही एकदम लिखा गया है। राज्य को इस बात की अनुमति होती है, फिर मैंने बता दिया राज्य मतलब क्या होता है, संसद, विधानमंडल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करे। अब विशेष उपबंध का मतलब क्या होता है मैम, वो तो बता दो। जैसे क्या होता है कि जैसे आपने फिजिकल के लिए आप लोग जाते हो दौड़ में, तो होता क्या है, क्या है वहां पर कि जो महिलाएं होती है यानी जो लड़कियां होती है पुरुषों के तुलना में क्या होती है, फिजिकली थोड़ा सा वीक होती है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है कि आपको बस इतना ही तक रनिंग करना है, ये सारी चीजें क्या होती है उनको छूट दिया जाता है। तो आप वहां पर ये नहीं कर सकते हैं जाके कि हाँ हमारे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है, लड़कियों को बस इतना ही रनिंग के लिए भेजा जा रहा है, हमारे साथ हमको इतना बोला जा रहा है, नहीं। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, राज्य को यानी राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह क्या कर सकता है, बच्चों एवं महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। अब महिलाओं के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप स्थानीय निकायों में क्या कर सकते हो, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कर सकते हो। यानी जैसे हमारे गाँव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, महिलाओं के लिए आप क्या कर सकते हो, तो भाई आप सीटों का आरक्षण कर सकते हो। और आप बच्चों के लिए क्या करोगे, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी क्या हो गया है, उसके लिए एजुकेशन। तो आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, फ्री एजुकेशन कर सकते हो। तो ये जो अधिकार है वह किसके पास है, तो हमारे राज्य के पास है। तो आर्टिकल 15(3) क्या कहता है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों एवं महिलाओं के लिए क्या करे, कुछ विशेष उपबंध करे। तो हमने आपको बता दिया कि महिलाओं के लिए जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं वहां पर सीटों का आरक्षण कर सकते हैं। और बच्चों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी हो गया है, वैसे ही आज के डेट में हमारे लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन है। तो इसलिए बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, फ्री एजुकेशन किया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जो प्राइमरी एजुकेशन है वह क्या सभी के लिए नेसेसरी है। ओके, तो फिर अब हमारा आर्टिकल 15(4) क्या कहता है उसको देखते हैं हम। तो आर्टिकल 15(4) में क्या बोला गया है, ये भी क्या है आपका अपवाद है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, यानी ऐसे लोग जो कि क्या है, सोशल बैकवर्ड है और क्या है, एजुकेशनल रूप से क्या है, बैकवर्ड है, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। और SC और ST यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका
कुछ विशेष बंद कर सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, आपके विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, यानी कुछ ऐसे लोग जो कि क्या है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े लोग हैं, और हमारे जो अनुसूचित जाति हैं और जो हमारे अनुसूचित जनजाति हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ विशेष उपबंध करेंगे। जैसे क्या कर सकते हैं, तो मैम विधानमंडल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण कर सकते हैं कि हाँ ये सीटों कुछ हम लोग क्या कर देंगे। जैसे विधानमंडल में बिहार में क्या है, कुछ सीट है, यानी विधानसभा में, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सीट क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे कि यहाँ पर क्या होंगे, हमारे जो कुछ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और जो हमारे एससी और एसटी लोग हैं वही क्या होंगे, इस सीट पर आकर बैठेंगे। तो ये क्या हो गए आपके आर्टिकल 15(3) के अपवाद हो गए। और आपका एक और इसका अपवाद है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15(5) क्या कहता है कि हमारे एससी और एसटी और जो सोशल बैकवर्ड है, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग लोग हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन में छूट देंगे, जिससे क्या हो सके कि वो भी क्या कर सके, पढ़ लिख सके। ऐसे लोग जो कि हम बोल सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा से क्या है, बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि उनका पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था। जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था। तो पहले वो लोग क्या कर चुके हैं, शिक्षा नहीं ले पाए हैं, जिस कारण क्या हो गए हैं, वो पीछे रह गए हैं। तो इसलिए अब हमारे समाज में जरूरी है कि हम लोग उसके लिए क्या करें, आरक्षण की व्यवस्था करें, रिजर्वेशन की व्यवस्था करें, ताकि वह क्या करे, रिजर्वेशन का लाभ लेके क्या करे, जो हमारी समाज का, जो हमारी सोसाइटी का जो मेन सोसाइटी है, यानी समाज की मुख्य धारा से क्या करे, वो भी जुड़ सके। तो इसलिए हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको पहले बहुत ज्यादा दबा दिया गया था, वो हमारे एजुकेशन के लिए उनको मतलब लायक नहीं समझा जाता था। तो इसलिए वह क्या है, वो तो एजुकेशन लिए ही नहीं, जिस कारण वह क्या हो गए, पीछे रह गए हैं। तो अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, ताकि ये भी क्या करें, आरक्षण का लाभ उठा के कुछ इनको छूट दिया जाए, ताकि ये भी क्या हो सके, हमारे जो समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे जा चुके हैं, उनकी क्या कर सके, ये बराबरी कर सके। तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ हमारे एडमिशन में भी छूट दे दिया जाता है आपके एससी एसटी और सोशल बैकवर्ड जो लोग हैं। तो आपको 15 यानी आर्टिकल 15 के हमने जितने भी अपवाद थे उसको भी बता दिया, और जो आपका आर्टिकल 15 है वो भी हमने बता दिया कि क्या क्या बातें इसमें बोली गई है। अब हम लोग आपके आर्टिकल 16 पर आते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक रिविजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी आपके देखो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है, यानी जो हमारी राज्य है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट, कि यानी जो हमारी राज्य है वह क्या करेगी, इसमें भी वही 5 बातें हैं, केवल देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसमें भी यही हमने क्या बोला, 5 बात है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपके आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी हमारे यहाँ पे जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं वहां पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगी। तो किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, धर्म के आधार पर नहीं करेगी कि आप इस धर्म के हो तो आपको इस पोस्ट पर हम लोग नहीं जाने देंगे, इसमें आपको भेदभाव नहीं करना है। मूल वंश के आधार पर नहीं भेदभाव किया जा सकता है, जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, लिंग के आधार पर यानी महिला पुरुष इसके आधार पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप महिला हो तो इस जॉब के लिए आप लायक नहीं हो, ठीक हो, कैपेबल नहीं हो, ये सब बातें हम लोग नहीं बोलेंगे। फिर क्या आपका जन्म स्थान के आधार पर हमने वही बात बताया कि कोई गांव से आ रहा है तो वो भी क्या कर सकता है, यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकता है, केवल शहरों में रहने वाले लोग ही नहीं डीएम और एसडीएम बनेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बातें बोली गई है आपके आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल हमारे 16 के भी क्या है, कुछ अपवाद है, उसको भी देख लेते हैं। तो आपको आर्टिकल 16 समझ में आ गया,
कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जो हमारी राज्य है वो केवल इन 5 आधारों पर क्या करेगी, विभेद नहीं करेगी। लेकिन हम केवल शब्द का हमने आपको स्टार्टिंग में ही बात बताया है कि केवल को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। केवल का मतलब क्या हो रहा है कि आप अन्य आधारों पर क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आपके आर्टिकल 16 के हमारे जितने भी अपवाद है उसको देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 16 अपवाद, एक्सेप्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। तो अपवाद को हम लोग देख रहे हैं, तो हम बीच में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्यारे से कलर से मैं यहाँ पे अपवाद लिख ले रही हूँ, ठीक है, अपवाद। अब हम लोग पॉइंट बनाकर क्या कर ले रहे हैं, यहीं पर पढ़ सकते हैं। तो जो आपकी संसद है वह संसद क्या कर सकती है, किसी विशेष रोजगार के लिए, यानी हमने क्या बताया कि जो हमने क्या पढ़ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपके आर्टिकल 16 के हम लोग अपवाद को, एक्सेप्शन को पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जो आपका अपवाद में पहला अपवाद क्या आएगा कि हमारे संसद जो है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए क्या कर सकती है, निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। यानी यहाँ पर अगर हम लिखे, देखिए यहाँ पे लिखे संसद किसी विशेष रोजगार के लिए, विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त क्या कर सकती है, आरोपित कर सकती है, निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, आरोपित कर सकती है। इसके मतलब क्या हुआ, इसका कहने का अर्थ क्या है, तो हमने आपको बताया, क्या बताया कि जो आपकी संसद है, यानी जो हमारी देश की जो पार्लियामेंट है, वह क्या कर सकती है कि किसी विशेष रोजगार के लिए क्या कर सकती है, निवास की शर्त क्या कर सकती है, निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। लेकिन हमने उसमें पढ़ा क्या था कि जन्म स्थान के आधार पर हम लोग विभेद नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन, अपवाद को पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि संसद के पास किसी विशेष रोजगार के लिए क्या है, अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। अब निवास की शर्त का मतलब क्या हो गया कि जैसे आंध्र प्रदेश में क्या आता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आता है, तो वहां पर क्या करती है, यानी वहां की मतलब संसद हमारी क्या कर सकती है कि वहां के पहले लोगों को क्या करेगी, वहां पर जॉब देगी, तभी क्या करेगी, अदर स्टेट के लोगों को वहां पर भरेगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने निवास की शर्तें आरोपित कर दी कि जो हमारे आंध्र प्रदेश के लोग हैं वही क्या करेंगे, पहले इस जॉब के लिए कैपेबल है। तो ये क्या हो गया, आपके निवास की शर्त हमने आरोपित कर दिया किसी विशेष रोजगार के लिए, ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर क्या कहता है कि हमारा राज्य जो है, देखो सेकंड नंबर पहले लिख ले रहे हैं फिर बताएंगे, राज्य नियुक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। तो हमने आपको सेकंड क्या बताया कि जो हमारी राज्य है वह क्या कर सकती है कि नियुक्तियों के लिए, यानी नियुक्तियों के लिए क्या कर सकती है, आपके आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यानी राज्य को ऐसा लगता है कहीं पर कि इस विशेष समुदाय का क्या है, यहाँ पे समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह क्या करेगी, हमारे आरक्षण की, यानी जो हमारा रिजर्वेशन किया जाता है उसके लिए क्या कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है। यानी कहीं पर किसी स्थान पर राज्य को ऐसा लग जा रहा है कि इस समुदाय के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं है, तो उनके लिए क्या करेगी, रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था करेगी। जिससे क्या होगा कि जो वो लोग जो कि हमारे बोल सकते हैं कि यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई स्थान हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, तो वहां पर उनका भी क्या हो जाएगा, ये इस रिजर्वेशन का फायदा उठाकर वो भी क्या कर सकते हैं, वहां पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या हो गया, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था आरोपित कर सकती है। और आपका तीसरा पॉइंट क्या कहा जाता है इसमें, देखिए जो आपको तीसरी बात पढ़नी है वह क्या है कि तीसरी बात का मतलब क्या होता है
कि धर्म के यानी किसी विशेष संप्रदाय के जो धर्म मतलब कोई जो आपका विशेष संप्रदाय के जो धार्मिक लोग होते हैं, मान लीजिए आपका मंदिर है, तो हम लोग मंदिर में क्या करेंगे कि जो हमारे पंडित हैं या मतलब जो भी कोई भी है जिनका उससे क्या है संबंध है, तो वो क्या करेंगे कि हमें अगर नियुक्ति की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे उस मंदिर की रख रखारी करने के लिए क्या करेंगे उस पंडित को ही क्या कर देंगे नियुक्त कर देंगे। अब वहां पर कोई ये जाके नहीं कर सकता कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम मतलब हमको क्यों नहीं यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। तो ये वही क्या है कि किसी विशेष संप्रदाय के लोगों को यानी पदाधिकारी के रूप में उसे नियुक्त करना होगा, तो उसी संप्रदाय के यानी उसी धर्म के लोगों को ही क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यही क्या है इसका अपवाद है। तो अब हमने क्या कर लिया आपके 16 के अपवाद को भी कुछ देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं आपके आर्टिकल 17 पर आते हैं कि आपके आर्टिकल 17 में क्या बातें कही गई है। देखिए आर्टिकल 17 तो आपके आर्टिकल 17 में क्या बात बोला गया है, इसमें कहा गया है हमारे अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है आपके छुआछूत का अंत। अब छुआछूत के अंत का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा संविधान है यानी आपके संविधान में कहीं पर भी इस अस्पृश्यता शब्द को क्या किया गया है परिभाषित नहीं किया गया है। यानी जो अनटचेबिलिटी है यानी जो छुआछूत है इसको हमारे न तो संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है, कहीं भी इसको मतलब बताया नहीं गया है कि आखिर अस्पृश्यता होता क्या है। तो जब कोई भी चीजें हमारे संविधान में नहीं बताया जाता है तो हम लोग कहाँ देखते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं। तो आपके इसी में आपके जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या किया है इस अस्पृश्यता शब्द को क्या किया है परिभाषित किया है। तो आपके मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बताया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं आपके मद्रास हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। देखो मद्रास हाईकोर्ट हमने क्या बताया कि हमें आर्टिकल 17 में क्या पढ़ना है आपके अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। तो हमने आपको बताया कि जो अस्पृश्यता शब्द है इसको हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब कोई भी चीजें हमारे संविधान में परिभाषित नहीं होती है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं। तो आपके मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या किया है, देखो मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या किया है। उसने क्या कहा है कि कुछ जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार यानी जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार ठीक है। यानी जो हमारा मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या कहा है कि आखिर अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। तो इसने कहा है कि हमारे जन्म के आधार पर क्या किया गया है कुछ जातियों का बहिष्कार किया गया है। यानी जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार यह क्या कहलाता है, मतलब इन्होंने अस्पृश्यता को परिभाषित किया है। तो इन्होंने ठीक ही कहा है कि जन्म के आधार पर यानी मान लीजिए आपका जन्म क्या होता है किसी नीच जाति के घर में होता है तो आप लोग क्या करते हैं कि जन्म के आधार पर उसके साथ क्या करते हैं भेदभाव कर सकते हैं। तो वही इसमें बोला गया है कि जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार यानी आपका जन्म नीच जाति के घर में हो गया तो आपको क्या करेंगे आपके समाज में आपको लोग बहिष्कृत कर देंगे। ठीक है, तो आपके अस्पृश्यता शब्द का मतलब यही होता है यानी छुआछूत का अंत। तो अब हमारा आर्टिकल 17 आ गया है, टेंशन नहीं लेने का है। अब ये सारी चीजें क्या होंगी, अगर आपके साथ कोई छुआछूत कर सकता है तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 17 देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं आपके आर्टिकल 18 को देखते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारे 14 से 18 तक हम लोग क्या करेंगे केवल समानता की बात करेंगे। तो आपके आर्टिकल 14 में क्या आपके आर्टिकल 18 में क्या कहता है, उपाधियों का अंत यानी उपाधियों का
अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है कि पहले जब हमारा देश, जब हम लोग क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज क्या करते थे कि हमारे भारत के कुछ लोगों को, जमींदार लोगों को क्या करते थे, वो कुछ उपाधियां दिया करते थे, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर। तो इससे क्या होता था कि हमारे समाज में एक उच्च नीच का क्या हो जाता था, एक भाव उत्पन्न हो जाता था। तो इसलिए हमारे आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया है, इसमें यह निषेध किया गया है, देखो इसमें यह निषेध किया गया है, इसमें यह निषेध किया गया है कि राज्य सेना एवं विद्या के अलावा क्या करेगी, कोई उपाधि नहीं देगी। हमारी राज्य सेना एवं विद्या के अलावा कोई भी उपाधि नहीं देगी। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, आपके आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि जो हमारे उपाधियों का अंत किया गया है, यानी जो आपकी राज्य है, इसमें बोला गया है कि यह निषेध करता है कि जो हमारी राज्य है वह सेना एवं विद्या के अलावा क्या कर सकती है, कोई भी उपाधि नहीं दे सकती है। सेना और विद्या, केवल आपको क्या करना है, कोई हमारे सेना है तो उनको कर्नल ये सब की क्या किया जा सकता है, उपाधि दिया जा सकता है। और विद्या से संबंधित आप क्या कर सकते हो, केवल उपाधि दे सकते हो। लेकिन फिर इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई हमारा जो विदेशी, जो हमारे विदेश के, मतलब कि हमारे जो भारत के लोग हैं, अगर क्या करते हैं, विदेश के लोग उसे क्या करता है, कोई उपाधि देता है, तो हमारे भारत के लोग बिना हमारे राज्य की अनुमति या हमारे राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करेंगे, वह किसी भी तरह के हमारे विदेशों से क्या करेंगे, उपाधि नहीं धारण करेंगे। तो आपका आर्टिकल 18 बस यही कहता है कि हमारे उपाधियों का अंत। अब हम लोग क्या चलते हैं, आपके फंडामेंटल राइट जो आपका सेकंड है वह क्या है, आपका दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग आर्टिकल कितने से कितने तक पढ़ेंगे, तो आपका आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हम लोग क्या करेंगे, केवल स्वतंत्रता की बात करेंगे, यानी केवल क्या करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो आपका आर्टिकल 19, अब हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर आर्टिकल 19 क्या कहता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका ऊपर कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा आर्टिकल सबसे पहले कौन सा आता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में हमें क्या करना है, 6 आर्टिकल्स यानी 6 सब क्लॉज को पढ़ना है, जिसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 19(1) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 19(1) की बात करें, अगर आर्टिकल 19(1) की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको बोलने का, आपको अभिव्यक्ति का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो इसमें क्या है, आपका राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन डन। समझ में आ रहा है कि हमारे आर्टिकल 19(1) में क्या कहा गया, इसमें आपके स्वतंत्रता की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आपके आर्टिकल 19(1) में क्या कहा गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको बोलने और अभिव्यक्ति का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। मान लीजिए आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, और जब तक आप उन विचारों को अभिव्यक्त नहीं करोगे बोल के, तो क्या होगा, आपकी तो स्वतंत्रता भाई मानी ही नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या दिया गया है, आपको बोलने और आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 19(1) ये बात कहा गया है।
लेकिन ये जितनी सारी भी हमारी स्वतंत्रता हमें दिया गया है, इन स्वतंत्रता के साथ साथ हम पर क्या किया गया है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, यानी कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो आपको बोलने का तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे देश की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, वह क्या है, बनी रहनी चाहिए। यानी आपको बोलने का अधिकार दे दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार दे दिया गया। तो आप क्या कर रहे हो कि जो हमारी देश की प्राइवेसी है, जो खुफिया एजेंसी मतलब जो गुप्त बातें हैं, वह क्या कर रहे हो, जाके कहीं पे अभिव्यक्त कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, आपको देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर आपका दूसरा क्या कहता है, आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि हमारे मतलब बिना हथियारों के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। यानी बिना हथियारों के एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि बिना हथियारों के एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तो इसमें बोला क्या गया है कि आपके आर्टिकल 19(2) में क्या कहा गया है कि आप बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हो, एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हो। लेकिन हमने आपको बताया है कि ये सारी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ हमारे पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो आपसे बोल दिया कि आप बिना हथियार के क्या हो सकते हो, कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है कि जो हमारे देश की सार्वजनिक व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको कहीं पर इकट्ठा होना है। यानी आपको इकट्ठा होने को हमने बोल दिया, तो आप जाके क्या करोगे, दिल्ली के किसी सड़क पर क्या कर रहे हो, जाकर बैठ जा रहे हो, बोल रहे हो कि हमें क्या है, इकट्ठा होने का अधिकार है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो हमारी सार्वजनिक व्यवस्था है, यानी हम ऐसे जगह पर इकट्ठा होकर जिससे जो हमारी देश की सार्वजनिक व्यवस्था है वह क्या हो सके, मतलब नहीं बिगड़ सके। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 19(2) हो गया। अब हम लोग आपके आर्टिकल 19(3) को देखते हैं। आर्टिकल 19(3) देखो, आर्टिकल 19(3) क्या कहता है कि हमारे भारत में आपको कहीं भी घूमने की, सॉरी, आपके आर्टिकल 19(3) में क्या कहता है, आपके आर्टिकल 19(2) में तो क्या कह दिया, आपको इकट्ठा होने का अधिकार है। फिर आपके आर्टिकल 19(3) में क्या कहते हैं, आपको संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है, यानी आप पहले इकट्ठा हो गए, फिर आपको आर्टिकल 3 में यह अधिकार दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, संघ या कोई संगठन बना सकते हो। फिर आपके आर्टिकल 19(4) में क्या कहा गया है कि आप भारत में, यानी जो भारत है, इस भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हो, अबाध रूप से घूम सकते हो, यानी बिना किसी रोक छेक टोक के क्या कर सकते हो, आप भारत के सभी 28 राज्यों में क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। तो आप भारत के सभी राज्यों में घूमने की स्वतंत्रता। फिर हमारा आर्टिकल 19(5) क्या कहता है, मान लीजिए आप कहीं पर क्या जाते हो, घूमने जाते हो। हम थोड़ा सा याद करने को आपको क्या कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि आप कहीं पर घूमने गए और आपको वो, मान लीजिए आप जाते हो शिमला में जाते हो, और आप शिमला गए घूमने और आपको शिमला बहुत अच्छा लगा, आपको शिमला ने बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लिया। तो आप अब सोचने लगे कि हम क्यों ना शिमला में क्या करते हैं, बस जाते हैं। तो आपका आर्टिकल 19(5) क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको बसने का अधिकार है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार है। ठीक है, बसने का अधिकार है। अब जब बसने का अधिकार है, आप शिमला में बस गए, लेकिन जब आप बस गए तो आप क्या करोगे, कुछ रोजगार करने की, कुछ बिजनेस करने की सोचोगे, भाई ऐसे तो घर चलेगा नहीं। तो फिर आपका आर्टिकल 19(6) क्या कहता है, आर्टिकल 19(6) क्या कहता है, बिजनेस करने का अधिकार।
बिजनेस करने का अधिकार। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपका हमने क्या बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपके स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ रहे हैं। तो आपका 19(1) क्या कहता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। फिर आपका आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि बिना हथियारों के एक जगह पर आप इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन देश की सार्वजनिक व्यवस्था नहीं डगमगानी चाहिए, ठीक है। फिर आपको आर्टिकल 19(3) में क्या कहा गया है कि संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार है। फिर आपके आर्टिकल 19(4) में क्या कहा गया कि भारत के सभी राज्यों में घूमने का अधिकार, यानी घूमने के लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, क्या हो, स्वतंत्र हो। फिर क्या कहा गया है, आर्टिकल 19(5) कहीं पर भी बचने का अधिकार। आर्टिकल 19(6) बिजनेस करने का अधिकार। तो हमने क्या कर लिया, आपके आर्टिकल 19 को देख लिया। अब हम लोग क्या चलते हैं, अपने आर्टिकल 20 पर चलते हैं, जिसके बारे में कुछ हमारे जो गिरफ्तारी होते हैं उनको संरक्षण दिया गया है। तो उनको देखते हैं कि हमारे अगर PDF में है तो उसी से मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 20 1 मिनट, ये नहीं है। तो आर्टिकल आपका 20 बताते हैं, आर्टिकल 20 इसमें क्या बोला गया है, बुक में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो देखिए आपका आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें आपका बोल सकते हैं कि 3 बातों को हम लोग इसमें रखते हैं कि जो हमारा अपराधी है, यानी जो भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 3 व्यवस्था को, यानी 3 उसको छूट दिया है। जिसमें से आपका पहला छूट क्या है, देखो इसमें आपका पहला छूट क्या है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। यानी आपके आर्टिकल 20 में हमने क्या कहा कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो हमने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। मान लीजिए इसके कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझा देते हैं कि क्या कह रहा है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। मान लीजिए ये क्या हो गया, एक हम लोग आपको डायग्राम से बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन है और ये क्या हो गया, इसका प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया, इसका प्रेजेंट हो गया। तो यह जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कैसा बन गया है, यह जो व्यक्ति है यह क्या कर रहा है कि प्रेजेंट में, यानी आज इसने क्या किया, अपराध किया। तो इसको जो सजा है वह क्या होगा कि आज के नियम के अनुसार ही दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसने आज क्या किया, अपराध किया, तो आज के नियम के अनुसार क्या दिया जाएगा, इसको सजा दिया जाएगा। यानी जो पहले और बाद, यानी मान लीजिए आपका क्या बोल सकते हैं कि चोरी करने के लिए जो अपराध की सजा बनाई थी 2 वर्ष बनाई गई थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि पहले क्या होता था कि कोई भी चोरी करता था तो उसके बाल को एकदम, उसके बाल को ऐसे हम लोग उसका मुंडन करा के हम लोग क्या करते थे, पूरे गांव में उसको घुमाते थे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं, चोरी के लिए जो प्रावधान बनाए गए थे पहले ये भी था। तो पहले के और बाद के यानी पहले और बाद को हम लोग क्या करेंगे, कानून मतलब उसको सजा नहीं देंगे। जो प्रेजेंट में हमारे कानून बनाए गए हैं उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको सजा देंगे। तो आपका क्या है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि जो पहले कानून था उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट में आज व्यक्ति ने जिस अपराध को किया है,
फिर जो पास्ट में उसके लिए कुछ बोल सकते हैं कि बनाया गया था सजा का प्रावधान, उसको भी हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट में नियम बनाया गया उसी के अनुसार देंगे। फिर आपका दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है आपका, दोहरी क्षति नहीं, यानी दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं। तो आपका दूसरा क्या कहता है, दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए क्या दिया जाएगा, उसको एक ही सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि एक अपराध किया तो कई सारे अपराधों की सजा को लेकर क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो वही बोल रहा है कि आपका दोहरी क्षति नहीं। और फिर इसमें आपको तीसरी छूट क्या दिया गया है, स्व अभिशंसन नहीं, स्व अभिशंसन नहीं, स्व अभिशंसन। स्व अभिशंसन का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि हाँ तुम्हें ये मानना है कि हमने ये अपराध किया है। आप उसको स्व अभिशंसन नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि तुम क्या करो, खुद के विरुद्ध में अपना गवाही दो। तो ये क्या है, हमारे जो गिरफ्तारी व्यक्ति है उनके लिए क्या दिया गया है, 3 छूट दिया गया है। जिसमें से आपका पहला क्या है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी जो व्यक्ति जो हमारा प्रेजेंट में कोई अपराध करता है तो प्रेजेंट के नियम के अनुसार ही उसको सजा दिया जाएगा, यानी जो पास्ट में नियम या कानून बना है उसके अनुसार नहीं, और जो फ्यूचर में बनने वाला है उसके अनुसार भी नहीं। फिर हमने आपको दूसरा क्या बताया, दोहरी क्षति नहीं, यानी एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान बनाया गया है। और आपका तीसरा क्या है कि स्व अभिशंसन नहीं, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो आपका 20 हो गया। अब हम लोग आपके आर्टिकल 21 पर आते हैं। आर्टिकल 21, तो आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। भाई सबको क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। तो आपका आर्टिकल 21 कहता है। फिर आपका आर्टिकल 21A में भी क्या किया गया है, कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है, उसको देख लेते हैं। तो आपका आर्टिकल 21A क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा, फ्री एजुकेशन होगा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये क्या है, सभी के लिए जरूरी है। तो आपका आर्टिकल 21A भी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं आपके आर्टिकल 22 को, आर्टिकल 22 को, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 22 क्या कहता है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है तो उसके बारे में कुछ क्या किया है, हमने छूट को दिया है। तो आपको हम बोल सकते हैं कि जो आपका निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कर रहा है, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो जो आपका गिरफ्तारी है वह गिरफ्तारी भी कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने जो अपराध कर दिया है तब हम लोग उसको गिरफ्तार करेंगे, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक अपराध किया नहीं है, हमें उस पर शक है कि यह अपराध कर सकता है, तो उसकी भी क्या कर सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, यानी उसे नजरबंद कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो गिरफ्तारी है वह 2 तरह की होगी, एक अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होगी, और एक दूसरा क्या होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हमें शक है कि यह आगे चलकर अपराध कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नजरबंद कर देंगे, यानी उसकी भी गिरफ्तारी ले लेंगे। तो गिरफ्तारी 2 तरह की हो गई। तो जो गिरफ्तारी 2 तरह की हो गई, तो इन व्यक्तियों को क्या दिया गया है, आपके आर्टिकल 22 के तहत कुछ छूट दिया गया है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपके इस बुक में देखते हैं, बुक में नहीं, इस पीडीएफ में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब क्या हो, यानी जब गिरफ्तारी कैसे हो, अपराध करने के बाद आपकी गिरफ्तारी होता है, तो उसमें कुछ व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, छूट देते हैं। तो जिसमें से आपका पहला छूट क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, आप उसे क्या करने गए, गिरफ्तार करने गए, तो आपका सबसे पहला छूट क्या दिया गया है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। यानी आप अगर गिरफ्तार किसी व्यक्ति को कर रहे हो तो आप उसे सूचना दो कि आप किस आधार पर उसे गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक
ठीक है। तो आपका पहला क्या हो गया, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। फिर आपका दूसरा क्या है कि विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतीक्षा कराने का अधिकार, यानी जिसे आप गिरफ्तार कर रहे हो तो वह क्या कर सकता है, किसी वकील से अपना सलाह या परामर्श ले सकता है। फिर आपका तीसरा बात क्या कहा गया है कि दंडकारी को यानी दंडाधिकारी को, यानी जिसे हमने अपराध किया है उसे क्या करना है, हमें 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर क्या करना है, हमें न्यायालय के सामने प्रस्तुत यानी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, उसे प्रस्तुत करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यात्रा के समय को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, 24 घंटे को काउंट करेंगे। ये नहीं कि हमने क्या किया, कोई अंडमान निकोबार में क्या करता है, कोई अपराध करता है फिर उसको दिल्ली लाते हैं, कैसे कैसे लाते हैं, 24 घंटा लग गया। लेकिन हमें क्या करना है, यात्रा के समय को छोड़कर क्या करना है, 24 घंटे को काउंट करना है कि जो व्यक्ति अपराध किया उसे क्या करना है, 24 घंटे के अंदर हमारे मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, उससे मतलब प्रस्तुत करना है। फिर आपका चौथा क्या कहता है कि जो दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के लिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। मान लीजिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वह क्या निकल गया, निरोध निकल गया, यानी उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं रिहा कर सकते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 22 है, यह क्या है, हमारे भारत के लोगों और विदेशी व्यक्ति दोनों को क्या है, प्राप्त है। तो आर्टिकल 22 समझ में आ गया कि जब गिरफ्तारी मतलब अपराध करने के बाद होती है तो उसको कुछ कुछ छूट दिया जाता है। लेकिन हमने आपको दूसरा गिरफ्तारी बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया है, तब फिर हमने पहले ही उसको क्या कर लिया, नजरबंद कर लिया, तो उसको भी कुछ हमने छूट दिया है। अब हम लोग उसको देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने आपको क्या बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया है लेकिन हमें शक है कि वह अपराध कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे नजरबंद कर सकते हैं। तो उसको अब उसको अब क्या क्या छूट दिया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका इसमें पहला छूट क्या दिया जाएगा कि उस व्यक्ति का हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी पर आपको शक है, आपने उसको क्या कर लिया, नजरबंद कर लिया, आपने हिरासत में रख लिया, तो उसका जो हिरासत है वह 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर आपको बढ़ाना भी है तो क्या होगा, जब तक कि जो हमारा सलाहकार बोर्ड है वह क्या करे, कोई उचित कारण नहीं बताता है, तब तक क्या कर सकते हैं, आप उसे हिरासत में नहीं रख सकते हैं। अब जो ये आपका सलाहकार बोर्ड है, इस हमारे सलाहकार बोर्ड में होते कौन है, तो आपके उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, यानी जो आपका हाई कोर्ट होता है उसके क्या होते हैं, जज होते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर हमने किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लिया है कि हमें उस पर शक है कि वह अपराध आगे जाकर कर सकता है, तो उसको हम लोग 3 माह से ज्यादा अपने हिरासत में नहीं रख सकते हैं, जब तक कि जो हमारा सलाहकार बोर्ड है वह क्या करे, कोई उचित कारण नहीं बताता है। ठीक है। फिर आपका दूसरा इसमें क्या कहा गया है, इसमें दूसरा कहा गया कि जिस व्यक्ति को आप लोग क्या कर रहे हो, नजरबंद कर रहे हो, तो निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। यानी जिस आधार पर आप उसे नजरबंद कर रहे हो उसे उस बात को बताना है कि हाँ, हमें शक है कि आप आगे जाकर ये कांड कर सकते हैं, तो हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, आपको नजरबंद कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि निरोध का आधार व्यक्ति को बताना जरूरी है। ठीक है, निरोध का आधार व्यक्ति को बताना जरूरी है। तो आज का हम लोग सेशन को यहीं तक रखते हैं। जो हमारे 2 फंडामेंटल राइट थे उसको हमने क्या कर लिया, आपका कवर कर लिया। ठीक है, तो फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 23 से 24 को पढ़ेंगे। फिर आपका आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 से 30 हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार को पढ़ेंगे। फिर जितने भी आर्टिकल्स है उसको एक वीडियो में आप कवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये जो आपका फंडामेंटल राइट है ये क्या है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज भी ज्यादा रहता है, तो कोई नहीं, आप इतना का रिविजन कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते। बुलाओ तो उनको।